कैसे आप लोग बढ़िया हैं। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट जो हमारे 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जिसको अभी हटा के 11th केमिस्ट्री में कर दिया गया है, जो कि हमारे नीट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि हम नीट की बात करें तो नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लियर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट, जैसे यदि हम मैटर के स्टेट की बात करें तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली हम पढ़ देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड स्टेट। किसकी बात करेंगे? सॉलिड की। तो जो सॉलिड होता है बेटा, तो जैसे यदि हम सॉलिड की बात करें तो यदि हम सॉलिड के डेफिनेशन की बात करें कि रियल में सॉलिड होता क्या है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो सॉलिड है, आप जैसे आपकी पेन एक सॉलिड है। यदि आप पेन को कहीं पे रख दिए तो पेन का जैसा साइज, शेप, स्ट्रक्चर पहले था वैसे ही बाद में रहेगा। लेकिन जैसे आप पानी ले लो, यदि आपने क्या किया, मान लीजिए पानी को आपने, जैसे मान लीजिए पानी को आपने क्या किया, एक गिलास में डाला। गिलास में डालने के बाद उसी पानी को आप किसी दूसरे पोर्ट में डाल दिए, ठीक है, किसी दूसरे शेप के पोर्ट में डाल दिए, तो पानी का शेप चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड नहीं है। जैसे गैस है, तो गैस को जिस प्लेस में जिस जगह पे रहती है उसका शेप वैसी हो जाता है, तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा सॉलिड नहीं है। तो यदि हम सॉलिड की बात करें तो बोल सकते हैं this physical state of matter defined as fixed volume and fixed shape is called solid state. Clear? मतलब जिसका फिजिकल स्टेट मतलब स्टेट मतलब कि फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है, वो हमारा कहलाता है सॉलिड। क्या कहलाता है? सॉलिड। क्लियर। अब उसके बाद यदि हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉर्मली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए, तो नॉर्मली प्रॉपर्टी होगी हाई डेंसिटी, दूसरा होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होगा हमारा हायर स्ट्रेंथ, चौथा होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम हार्डनेस, वेरी लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम बात करें हाई डेंसिटी, मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। मतलब कि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। जैसे डेंसिटी को यदि हम समझे तो मान लीजिए कि आपके पास लोहा है, आयरन, कॉटन है, और कॉटन के बाद यदि आप लिक्विड है, तो यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी सबसे ज़्यादा हार्ड हो गया आयरन, उसके बाद कॉटन, उसके बाद लिक्विड। क्लियर। फिर यदि हम बात करें हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि आप टेम्परेचर, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना। जैसे यदि आप जैसे मान लीजिए लिक्विड को ले लो, वाटर ले लो, लोहा आयरन ले लो। अब यदि आपको दोनों को बॉईल करना है तो वाटर आपका 100 डिग्री में बॉईल हो जाएगा, बट यदि आप आयरन की बात करो, यदि आप Fe की बात करो, तो Fe के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा कितना, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स। कितना देना पड़ेगा? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। अब यदि हम बात करें कि जो हमारा सॉलिड होता है, तो इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑन एटम मॉलिक्यूल्स और आयरन। क्लियर। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल के पार्टिकल के बेस्ड होगा हमारा कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। इन सब के आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना। क्या कर लेना? इन सब के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद यदि हम बात करें सेकेंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस में हमारे सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, तो इट इज टू टाइप्स। क्लियर। पहला हो जाएगा ट्रू सॉलिड, है ना, या इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी को बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, है ना। इसके एग्जाम्पल होंगे ऑल मेटल एंड आयनिक क्रिस्टल। क्लियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सब्सटेंस वेयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पोजेस अ रेगुलर ऑर्डिनरली अरेंज्ड। क्लियर। ये नीट में आता है, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl हो गया, सुक्रोज हो गया, शुगर हो गया, डायमंड और क्वार्क। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद यदि हम बात करें जैसे ऑल मेटल
ऑल मेटल्स, ऑल क्रिस्टलाइन आयनिक मेटल्स, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर यदि हम बात करें सेकेंड नंबर तो हमारा होगा स्यूडो सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। पहला था लॉन्ग रेंज ऑर्डर और दूसरा है हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड क्या होता है, देखिए एमार्फस सॉलिड क्या होता है, तो is a substance enclosed constituting particles do not possess a regular ordinary arrangement same as same है ना। एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक, रबर, ग्लास, फाइबर, वुड, पार्टिकल्स। क्लियर, तो ये हो गए हमारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमार्फस सॉलिड जिसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक की बात करेंगे, एक हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जो हमारी एम की ट्रिक है। तो एम की यदि हम ट्रिक की बात करें तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारा, मतलब कि जिसका फार्मूला मुंह से बोल पाए वो क्रिस्टलाइन, जिसका मुंह से नहीं बोल पाए वो नॉन क्रिस्टलाइन। मतलब कि ऐसा फार्मूला जिसका फार्मूला आप मुंह से बोल पाओगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, लेकिन जिसका फार्मूला आप मुंह से नहीं बोल पाओगे वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्लियर, तो जैसे यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने बोला कि शुगर, शुगर यानी आप बोल सकते हो C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6 मतलब ये क्रिस्टलाइन। मैंने बोल दिया नमक NaCl क्रिस्टलाइन। मैंने बोल दिया रबर, रबर का फार्मूला नहीं बोल पा रहे, नॉन क्रिस्टलाइन। क्लियर, वुड लकड़ी नहीं बोल पा रहे, नॉन क्रिस्टलाइन। क्लियर, तो मतलब जिसका फार्मूला हम मुंह से बोल पाते हैं वो क्रिस्टलाइन होता है, जिसका फार्मूला मुंह से नहीं बोल पाते वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्लियर, अब यदि हम नेक्स्ट बात करें आपका, अब यदि हम नेक्स्ट बात करें आपका कौन सा सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड। तो एटॉमिक सॉलिड क्या होता है, in these solid the constitute particles atom these closely packed are है ना closely packed by by लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स। मतलब कि जो लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स से क्लोजली पैक्ड होता है, कौन से फोर्स से, लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स, है ना, लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स से जो क्लोजली पैक्ड होता है हम उसको बोलेंगे क्या, एटॉमिक सॉलिड। सम एग्जांपल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल है जैसे नोबल गैस। क्लियर, फिर सेकंड नंबर पे आएगा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड नंबर पे आ रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है देखिए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल विच पैक्ड अप टू गेदर आर मॉलिक्यूल्स एंड द सब्सटेंस। तो CO2 NH2 HF H2O ये हमारे होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी आपके नीट में आता है। क्लियर, ये भी आता है। उसके बाद यदि हम बात करें दे आर जनरली सॉफ्ट, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, इसके कैरेक्टर हैं मॉलिक्यूलर के। फिर दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर, उसके बाद यदि हम बात करें दे आर ऑर्डिनरली लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। अब आ गया हमारा थर्ड नंबर आयनिक सॉलिड। क्लियर, देखिए आयनिक सॉलिड क्या होता है, तो आयनिक सॉलिड की बात करें तो इन आयनिक सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, ईच आयंस इन सराउंडिंग बाय द डेफिनाइट नंबर ऑफ आयन आर अपोजिट चार्ज। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, दो आयंस अपोजिट चार्ज में रहते हैं, जैसे NaCl तो Na प्लस Cl माइनस, CsCl Cs प्लस Cl माइनस, ZnS Zn प्लस S माइनस 2 CaF2। क्लियर, तो ये अपोजिट चार्ज में रहते हैं, जो अपोजिट चार्ज में रहते हैं, ठीक, अपोजिट चार्ज में अरेंज रहते हैं तो वो हमारा आयनिक सॉलिड होता है। क्लियर, क्या होता है वो आयनिक सॉलिड। उसके बाद यदि हम आयनिक सॉलिड के कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक सॉलिड का कैरेक्टर क्या होगा देखिए, तो कैरेक्टर इसके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर हार्ड ब्रिटल एंड दे आर हार्ड ब्रिटल एंड हैव स्लो वॉलेटाइल, दे आर हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक स्टेट, ये पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। क्लियर, फिर दे आर जनरली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक मैटर,
पोलर सॉल्वेंट, ये आपके नीट में आता है भाई, आप इसको याद रख लेना। क्लियर, ये भी आता है नीट में। उसके बाद यदि हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड क्या हो जाएगा, these type of solid the constitute particle are atom of same or different element covalent to each other by कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क। क्लियर, तो हो जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। फिर ये होगा दे आर वेरी हार्ड डायमंड, they are very hard diamond in the hardest substance that occur in nature। clear, उसके बाद they have very high melting point, ये भी important है। फिर they are poor conductor of heat and electricity, diamond poor conductor होता है। फिर they have high heat of fission। clear, उसके बाद यदि हम बात करें मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड क्या होता है देखिए, तो मेटेलिक सॉलिड में अपने को याद रखना है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल एटम्स, द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ दी सॉलिड आर मेटेलिक सॉलिड। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो प्रॉपर्टी हो जाएगा दे आर जनरली range from soft to very hard। फिर they are metallic or defined, they are good conductor of heat and electricity, they had high very melting point and boiling point। क्लियर, फिर डिफरेंट बिटवीन, फिर इनके आपको डिफरेंट याद रखना है कौन कौन सा, मतलब कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का। ये हमारा 12th है ना, ये हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है नीट, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें कि होमो नेचर एंड हेट्रो नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का होमो नेचर एंड हेट्रो नेचर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेट्रो नेचर की। तो देखिए हेट्रो नेचर क्या होता है, जब आप किसी भी सॉलिड को किसी भी एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या तो बाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जब आप किसी भी एक्सिस से सॉलिड को कट करोगे, मतलब डिफरेंट एक्सिस से, अपने को तो एक ही पार्टिकल, जैसे आपने एक्स एक्सिस से कट किया ना, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के पार्टिकल की कटिंग होगी, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट नेचर फॉर द हेट्रोमेटेलिक सॉलिड। क्लियर, उसके बाद यदि हम बात करें होमो, तो ये हो जाएगा डिनोटेड बाय वेरिएबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर वेरिएबल डायरेक्शन, मतलब कि जो हमारा होमो सॉलिड होता है उसको आप वेरिएबल डायरेक्शन से कट कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद यदि हम बात करें कूलिंग कर्व, जो कूलिंग कर्व होता है, तो जैसे देखिए ये हमारा ट्रू सॉलिड हो गया, तो ट्रू सॉलिड का कूलिंग कर्व इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर। क्यों, क्योंकि देखिए पहले हम टेम्परेचर की बात करें तो लिक्विड में, लिक्विड के लिए टेम्परेचर क्या होगा, 0 से 100 के बीच में। अब यदि आप क्या कर रहे हो, लिक्विड से कम में आ रहे हो, जब कम में आ रहे हो मतलब कि आप 0 डिग्री से भी कम में आओगे, तो 0 तक लिक्विड रहेगा, लेकिन मतलब 0, ये देखो यहाँ पे मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हुआ, ये वाला लिक्विड से सॉलिड है। लेकिन यदि आप 0 से भी कम आ गए, जैसे 0 से आप यदि 0 से कम आ गए, तो ये हो गया आपका क्या, सॉलिड, यहाँ पे आइस बन गया। क्लियर, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला हमारा पार्ट हो गया क्या, तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया इरेगुलर, मतलब जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, तो सॉलिड पार्ट के लिए आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर, इन तीनों में, जो तीनों फेज में टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो ग्राफ हमारा इरेगुलर बनता है। ठीक, अब यदि हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड, तो रेगुलर ग्राफ बनता है। एमॉर्फस सॉलिड का कैसे बनता है, एमॉर्फस सॉलिड का रेगुलर ग्राफ बनेगा। क्लियर, ये देखिए एक साथ नीचे आ रहा है, तो इसका बनेगा हमारा रेगुलर ग्राफ। अब यदि हम डेंसिटी की बात करें थोड़ा सा, तो देखिए ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर, तो यदि हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, और ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और
गैस। क्लियर। तो देखिए सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास है तो डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल दूर दूर तो डेंसिटी सॉलिड से कम, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर तो डेंसिटी बहुत कम। मतलब कि जिसके पार्टिकल जितना पास पास रहेंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। जैसे आप कंपेयर कर लो, लोहा ले लो, पानी ले लो, तो लोहा के पार्टिकल बहुत पास पास हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। क्लियर। यदि आप एयर ले लो और लिक्विड ले लो तो एयर के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं, इसलिए एयर की डेंसिटी लिक्विड से थोड़ा कम हो गई। तो जो डेंसिटी होती है वो पार्टिकल पे डिपेंड करती है कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। इसलिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। मतलब पर यूनिट एरिया में कितना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। अब इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।